तो दोस्तों अभी फिलहाल 5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है एंड ये पांचों का पांचों मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल के रखा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को इन पांचों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन पांचों आईपीओ की डिटेल कंपैरिजन के बारे में एंड जानेंगे कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन सारे कंपनी को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इन सारे कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, इन सब के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर इन सब के जीएमपी के बारे में हो गया। एंड हाँ दोस्तों, लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस आईपीओ का अलॉटमेंट चांस जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो चलिए अब बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सारे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये सब कंपनी काम क्या करती है सब एंड इन सब का रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर सबसे पहले अब एचडीबी फाइनेंशियल्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये दोस्तों एक एनबीएफसी कंपनी है जो मेजरली लोन देने के लिए जानी जाती है। यानी मार्केट में जितना भी तरह का अलग अलग लोन होता है ये कंपनी उन सारे लोनों को देने के लिए काम करती है, जैसे होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एंड और भी कई तरह का लोन देने का काम करती है। वहीं कालपत्रू के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो रियल इस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। हालांकि एक कालपत्रू प्रोजेक्ट कंपनी जो है वो पहले से मार्केट में लिस्टेड है, बट ये जो कालपत्रू है वो कालपत्रू प्रोजेक्ट से अलग है। हालांकि दोनों जो कंपनी है वो कालपत्रू ग्रुप का ही पार्ट है, बट देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यानी ये बड़े बड़े कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट को बनाती है एंड उसको बनाने के बाद उसको रेंट पे सेल करती है, जो इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है। वहीं अगर एलन बैडी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी गैस का मैन्युफैक्चर करती है। यानी मार्केट में अब जितना भी तरह का अलग अलग गैस देखते हैं उन सारे स्पेशलिटी गैस को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर वेल्डिंग गैस हो गया। ये कई सारे स्पेशलिटी गैस को बनाने का काम करती है, जिनका यूज आपको काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। वहीं अब अगर संभव स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो स्टील ट्यूब्स बनाने का काम करती है। यानी अभी स्कोडा का भी आईपीओ आया हुआ था एंड ये जो कंपनी है स्कोडा के जैसे ही सिमिलर कंपनी है जो देखा जाए तो स्टील ट्यूब्स बनाती है। यानी जितना भी स्टील्स का पाइप होता है ये कंपनी उन पाइप को बनाने का काम करती है, जिसका भी यूज आपको अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। वहीं संभव के बाद अगर बात करें ग्लोबल सिविल के बिजनेस के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक ईपीसी कंपनी है। यानी ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के मॉडल पे काम करती है। देखा जाए तो ये भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो रोड, ब्रिजेज एंड फ्लाईओवर बनाने का काम करती है एंड इन्हीं सब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से इस कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी देखा है दोस्तों तो यहाँ पे जितना भी ये सब 5 कंपनी है वो अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो आई होप कि ये पांचों कंपनी क्या काम करती है वो आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छे समझ में आया होगा। वहीं चलिए अब इसके बिजनेस मॉडल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन कंपनी के फंडामेंटल के बारे में एंड वैल्यूएशन के बारे में कि ये सारे कंपनी फंडामेंटल वाइज कैसी है सब एंड वैल्यूएशन वाइज कैसी है सब। तो दोस्तों अगर सबसे पहले एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो देखा जाए तो कंपनी का जो फंडामेंटल है एंड वैल्यूएशन है दोनों काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसीलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल को एंड वैल्यूएशन को मैंने 1 नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो अनलिस्टेड मार्केट में ये जो कंपनी है लगभग 1250 रुपये के आसपास तक ट्रेड कर रहा था, बट इसका जो आईपीओ आया है वो लगभग 750 के प्राइस बैंड पे आया हुआ है, जो देखा जाए तो अनलिस्टेड मार्केट से लगभग आपको 40% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये जो कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल्स वो एचडीएफसी का सब्सिडरी कंपनी है। इसीलिए देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका कंबाइंड प्रॉफिट इन सारे के प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए फंडामेंटल वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज मैंने इस कंपनी को 1 नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी में आपको रिस्क भी काफ़ी कम है। वहीं अगर कालपत्रू के बारे में बात करें तो फंडामेंटल वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है वो इसको मैंने 5 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि देखा जाए तो FY25 तक ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट जनरेट की है लगभग 5 करोड़ के आसपास तक, बट उस प्रॉफिट पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें इसके Q4 के प्रॉफिट के लिए वेट करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें डिसाइड करनी चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट अभी के लिए बात करें तो FY24 तक तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसीलिए मैंने इसको फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 5 नंबर पे रखा हुआ है, बिकॉज अगर 5 करोड़ के प्रॉफिट भी देखते हैं तो कंपनी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। वहीं अगर एलन बैडी के बारे में बात करते हैं तो इसको मैंने फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 2 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये भी जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छी है।
क्योंकि इसका ROE प्लस ROC दोनों ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। जबकि अगर इसके प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू के बारे में बात करें तो FY24 के मुकाबले में इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 20% के आसपास ग्रो हुआ है, जबकि इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 80% के आसपास ग्रो हुआ है। एंड यही नहीं दोस्तों, कंपनी के ऊपर उधारी भी काफ़ी कम है, जिसके कारण इसका जो डेट टू इक्विटी है वो लगभग 0.32 का है। इसीलिए मैंने इस कंपनी को फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 2 नंबर पे रखा हुआ है। वहीं अगर संभव स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करें तो इसको मैंने फंडामेंटल वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज 3 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका ROE 25% एंड ROC ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। बट देखा जाए तो इसके प्रॉफिट में हमें कोई भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 नंबर पे रखा हुआ है। यानी किसी साल में इसका प्रॉफिट ज़्यादा एंड किसी साल में इसका प्रॉफिट हमें कम देखने को मिलता है। वहीं अगर डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो इसका जो डेट टू इक्विटी है वो 0.80 का है, इसलिए इसको मैंने फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 3 नंबर पे रखा हुआ है। वहीं संभव के बाद बात करें ग्लोबल सिविल के बारे में तो इसको मैंने फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 4 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि ये भी जो कंपनी है उसका ROE प्लस ROC दोनों 20% के तो ऊपर है। बट देखा जाए तो ये कंपनी एक छोटी कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 1.60 का है, जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है इसके प्रॉफिट के हिसाब से एंड इसके रेवेन्यू के हिसाब से। इसलिए मैंने इस कंपनी को फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी 4 नंबर पे रखा हुआ है। यानी यहाँ तक तो दोस्तों हम लोग बात कर लिए इन सारे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में एंड इन सबके वैल्यूएशन के बारे में। अब बारी आता है सबका GMP देखने का एंड अलॉटमेंट चांस देखने का। तो अगर GMP के मामले में अगर सबसे पहले बात करते हैं HDB फाइनेंशियल्स का, तो इसका ग्रे मार्केट में लगभग आपको 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे। वहीं अगर कालपत्रू के GMP के बारे में बात करते हैं तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड काफ़ी कम है, केवल 2% के आसपास। इसीलिए अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको 300 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं एलन बैडी के बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5% के आसपास का डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 5% के हिसाब से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं एलन के बाद संभव के ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो संभव के ग्रे मार्केट में अभी लगभग 10% के आसपास का डिमांड बना हुआ है। यानी देखा जाए तो इस IPO में भी आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, अगर बात करें ग्लोबल सिविल्स के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में अभी सबसे अच्छा डिमांड बना हुआ है। यानी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20 से 22% के आसपास का डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो पर लॉट पे आपको लगभग 3000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों आपको 3000 का प्रॉफिट तभी मिलेगा जब इस IPO का आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन सारे IPO में किस IPO में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले बात करें HDB फाइनेंशियल्स के बारे में तो दोस्तों इसका जो इशू साइज है वो लगभग 12,500 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जिसमें से देखा जाए तो लगभग 35% का जो कोटा है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी इस IPO में रिटेल के लिए लगभग 4400 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो देखा जाए तो इन सारे IPO के इशू साइज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसलिए इस IPO में आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस IPO में आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इवन अगर आप HDFC का एम्प्लॉय है तो इस IPO में आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं HDB के बाद बात करें कालपत्रू के बारे में तो कालपत्रू का जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 1590 करोड़ का होने वाला है। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसमें जो रिटेल का कोटा रखा गया है वो केवल 10% का रहने वाला है। यानी रिटेल के लिए इस IPO में केवल 160 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा गया है। वहीं एलन बैडी के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो 852 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जिसमें रिटेल के लिए लगभग 300 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए कालपत्रू के मुकाबले में देखा जाए तो इस IPO में आपका जो अलॉटमेंट मिलने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर संभव स्टील ट्यूब्स के बारे में बात करें तो इस IPO का टोटल इशू साइज जो है वो 540 करोड़ का होने वाला है। एंड इस IPO में भी रिटेल के लिए कोटा जो रखा गया है वो 35% का है। यानी ऑलमोस्ट 190 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए इस IPO में भी आपका जो अलॉटमेंट चांस होने वाला है वो काफ़ी कम होने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल सिविल के बारे में, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, तो देखा जाए तो इस IPO का जो टोटल इशू साइज है वो 119 करोड़ का होने वाला है। एंड इस IPO में भी रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 41 करोड़ का जो फंड है वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इसलिए इस IPO में आपको डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो IPO है इसमें अलॉटमेंट मिलने का चांस काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि इस IPO में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। एंड अलॉटमेंट चांस कम होने के कारण
इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में हमें इतना ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर अलॉटमेंट चांस के हिसाब से रैंकिंग करें तो 1 नंबर पे हम एचडीबी फाइनेंशियल्स को रख सकते हैं, 2 नंबर पे हम एल एंड बैरी को रख सकते हैं, 3 नंबर पे हम संभव को रख सकते हैं, 4 नंबर पे कालपत्र को एंड 5 नंबर पे हम ग्लोबल सिविल को रख सकते हैं। यानी देखा है दोस्तों तो ग्लोबल सिविल में तो आपको काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, बट इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। इसीलिए आपको सेफ एंड कन्फर्म अलॉटमेंट चाहिए तो आप एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ में हम शेयर होल्डर कोटा में भी, रिटेल कोटा में भी एंड इवन अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल्स कंपनी में काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं तो फिलहाल इन 5 आईपीओ में केवल एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। वो भी देखा जाए तो इस आईपीओ में मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी तो इसके ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी कम है, केवल 10% के आसपास। इसीलिए इस आईपीओ में तो हमें उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इन सारे आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और आप इन सारे आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों अगर आप इन सारे आईपीओ का अभी तक फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन सारे आईपीओ का फुल रिव्यू भी हमारे चैनल पे या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि वहाँ से जाके आप इन सारे आईपीओ का एक बार फुल रिव्यू देख ले, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा आईपीओ बेटर है, किस में आपको अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि इन सारे के रिव्यू वाले वीडियो में हम लोग इन सब कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। सो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारे का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इन सब का रिव्यू देखिए एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं।